देखिए भाई न्यूक्लियस क्या होता है, इट इज ए हाईली कंसंट्रेटेड पॉजिटिव सेंटर ऑफ एटम, it is highly concentrated positive center of atom which contain proton and neutrons, which contain proton and neutrons। ठीक है, साइज क्या होता है इसका, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज 10⁻⁻15 मीटर। इसको निकाला गया था बाय डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, अप्रोक्सीमेशन किया था इसका। ठीक है, ये बेसिक आइडिया भाई व्हाट इज न्यूक्लियाई, एनी प्रॉब्लम, या व्हाट इज न्यूक्लियस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, देखो भाई किसी भी एटम को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ZA से, XZA, तो जो Z है ये दिखाता है आपका एटॉमिक नंबर। ठीक है, राइट कीजिए द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। ओके, इसका सेकंड है कि मास नंबर क्या होता है, मास नंबर, इसको हम A से दिखाते हैं, यहां पे जो ये लिखा हुआ है ये मास नंबर है। ये क्या होता है, देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड ए मास नंबर। ठीक है, तो अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हो कैसे निकालोगे, सिंपल है, ये दिखाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यहां से प्रोटॉन्स को माइनस कर दें, A माइनस Z, ये था भी आपका व्हाट इज द मास नंबर। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियर साइज भी। ठीक है, तो कैसे हम न्यूक्लियस के साइज को दिखाएंगे फार्मूले की टर्म में, लिखिए भाई इट इज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड दैट रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस is directly proportional to, radius of nucleus is directly proportional to cube root of mass number, क्यूब रूट ऑफ मास नंबर। ठीक है, जो हमने लिखवाया है आपको कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ मास नंबर। क्यूब रूट क्या होता है, 1/3। ठीक है, इस साइन को हटाने के लिए हम क्या डालते हैं, कांस्टेंट डालते हैं, इट इज R0 A 1/3। दिस इज द फार्मूला फॉर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ओके, वेयर R इज, R का नाम है इंपेरिकल कांस्टेंट भी, लिखिए वेयर R इज, सॉरी R0 वेयर R0 इज इंपेरिकल कांस्टेंट। ठीक है, इसका वैल्यू एक बार एग्जाम में पूछा गया अभी एमसीक्यूज के अंदर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंपेरिकल कांस्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाई, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाई, ये भी नहीं हुआ आपका टॉपिक। ठीक है, तो सिंपल है भाई, डेंसिटी को कैसे दिखाते हैं हम लोग, तो लिखिए डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू, यहां पे क्या लिखोगे, मास बाई वॉल्यूम, मास ऑफ न्यूक्लियस बाई वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस भी सही है। ठीक है, तो मास को मैं m ले लेता हूं, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा, स्फीयर की टर्म में देखा जाए तो 4/3 πr3, सही लिखा है। तो डेंसिटी को मैं रो ले लेता हूं, रो इज इक्वल टू, इसको सोल्व करते हैं भाई, 3m लिख सकता हूं, 4 पाई
R3, 4 पाई R3, सही है? यस और नो? और हम R को इन टर्म ऑफ मास नंबर लिख सकते हैं, अभी लिखा था R इज इक्वल टू R नॉट A की पावर 1/3, A की पावर 1/3, सही लिखा है? पुटिंग द वैल्यूज भी यहां पर रख देते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू 3m/4 पाई R3, कितना सोल्व करें इसको? R नॉट 3 इंटू A का पावर 1/3 इंटू पावर 3, सही है? तो दिस इज द फार्मूला फॉर डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस भी, डेंसिटी ऑफ ए न्यूक्लियस। किसी भी एटम के लिए सभी वैल्यू फिक्स होती हैं। अभी 3 फिक्स है, मास ऑफ न्यूक्लियस फिक्स रहेगा, यस और नो? 4 पाई कांस्टेंट है, R नॉट का वैल्यू कांस्टेंट है, एटॉमिक नंबर या सॉरी मास नंबर क्या रह जाएगा? कांस्टेंट भी। यानी किसी एटम के लिए डेंसिटी क्या रहती है? हमेशा फिक्स रहती है। कर लोगे? M क्या है? मास ऑफ न्यूक्लियस। अगर इसको मास ऑफ न्यूक्लियस को काउंट करें, कैसे काउंट करोगे बताओ? इसमें काउंट कर लेते नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और मल्टीप्लाई कर दें उनके मास के साथ, तो ये होगा मास ऑफ न्यूक्लियस बोल सकते हैं। तो इसमें मान सकते हो, लिखिए लेट स्मॉल m क्या है? मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स या प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स, मास लगभग बराबर होता है उनका, लिख दो मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। लिखिए लेट m क्या है? मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, सही है? जिसके अंदर हैं उसका एक लगभग बराबर मास का रखते हैं दोनों, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो कैपिटल M का वैल्यू कितना होगा भाई? एक का मास कितना है? स्मॉल m, और कितने हैं उसके अंदर? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्या होते हैं वो A होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस और नो? तो पुटिंग द वैल्यूज भी ये रब कर दें। तो डेंसिटी किसके बराबर हुआ? डेंसिटी इज इक्वल टू 3 मास ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू Ma डिवाइड बाई 4 पाई R नॉट क्यूब A से काट दें, तो मेरा आंसर हुआ 3m/4 पाई R नॉट 3, सही है? दिस इज द फार्मूला ऑफ डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। एनी प्रॉब्लम भाई? यानी आप इस फार्मूले से ऑब्जर्व करो ना, इस फार्मूले से देखिए, इस फार्मूले में हर एक चीज कांस्टेंट है। यानी आप बोल सकते हो हर एक एटम का न्यूक्लियस का डेंसिटी क्या होता है? सेम होता है। यस और नो? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो पुटिंग द वैल्यूज, व्हाट इज द मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, कितना वैल्यू होता है भाई? 1.6 10 की पावर 27 मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन्स डिवाइड बाई 4 पाई 3.14, और अभी हमने R नॉट की वैल्यू निकाली थी 1.1 10 की पावर 15 का पावर 3। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस? 2.29 10 की पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब भी। इमेजिन कर पा रहे हो डेंसिटी कितना स्ट्रॉन्ग है? 2.29 10 की पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर न्यूक्लियस का एक क्यूब बनाए ना, एक क्यूब, तो उसका मास कितना होगा? इतना होगा। 1 मीटर का क्यूब बनाया जाए न्यूक्लियस का, तो उसका मास कितना होगा? 2.27 10 की पावर 17 किलोग्राम। समझ में आया? तो कितना मतलब बोल सकते हो कंप्लीट मास एटम का कहां पे होता है? न्यूक्लियस पे होता है। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, आइसोटोप भी। नेक्स्ट टॉपिक है आइसोटोप। आइसोटोप क्या होते हैं? लिखिए, जिन्होंने नहीं लिखा हुआ लिख लीजिए। कितने बच्चों ने नहीं लिखा हुआ? लिखो, द एटम्स ऑफ सेम सब्सटेंस, द एटम्स ऑफ सेम सब्सटेंस which contain equal atomic number
equal atomic number but different mass number, equal atomic number but different mass number। ठीक है, किसी सेम सब्सटेंस के ऐसे एटम में जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम हो बट मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो। एग्जांपल में लिया था H11, H12, H13। किसी का लिखिए, द एटम्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, द एटम्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस हैविंग सेम मास नंबर, having same mass number but different atomic number, same mass number but different atomic number। ओके, जिनके मास नंबर क्या हो, सेम हो, और एटॉमिक नंबर क्या हो, डिफरेंट। एग्जांपल क्या दिया हम लोगों ने, C614 N714। समझ में आ रहा है? C614 N714, इनके मास नंबर क्या है, सेम है, एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट। ये डिफरेंट सब्सटेंस क्यों होंगे, जिनके एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएंगे ना, वो क्या बन जाएगा, अलग सब्सटेंस बन जाएगा। भी कर लोगे? नेक्स्ट टॉपिक है आइसोटोन। लिखिए, लिखिए द एटम्स विच हैव इक्वल नंबर ऑफ, द एटम्स विच हैव इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिनके न्यूट्रॉन्स की वैल्यू क्या हो, इक्वल हो, इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एग्जांपल क्या दिए थे हम लोगों ने, C613 N714। ओके, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, कैसे निकलते हैं, 13 - 6 कर देंगे यहाँ से। इसमें कितने हैं, 14 - 7, यहाँ पे भी कितना है, 7, यहाँ पे भी कितना है, 7 भी। तो दोनों के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का वैल्यू क्या है, सेम है भी, हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक मास। लिखिए, एटॉमिक मास इज मेजर्ड, एटॉमिक मास इज मेजर्ड इन द यूनिट, इन द यूनिट, कौन सी यूनिट होती है, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, इसको AMU बोला जाता है, एटॉमिक मास यूनिट। तो हमने बोला था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 AMU, तो कैसे लिखोगे, लिखिए 1 AMU इज इक्वल टू 1 AMU is equal to 1/12 times mass of carbon isotope, mass of carbon isotope कौन सा भाई, C612, mass of carbon isotope C612, इसको बोलते हैं 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट। कर लोगे? अब देखिए इसका मास कैसे निकालोगे। देखो जो ये मास नंबर है इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लें, ठीक है, तो ये 1 मोल बन जाता है अभी आपका। तो मैं लिख सकता हूं 12 ग्राम ऑफ C612 इज इक्वल टू 1 मोल। सही लिखा है? और आपको पता है एवोगैड्रो के नंबर के हिसाब से 1 मोल के अंदर 6.023 10⁻23 एटम्स होते हैं। किसके यूज कर रहे हैं? C612 के। सही लिखा है? हमें तो क्या करना, एक का मास निकालना है। तो मास ऑफ 1 C612 इज इक्वल टू, इसको यहां पे ले आऊं नीचे, तो क्या आएगा 12/6.023 10⁻23। सही लिखा है? ये हो गया मास ऑफ 1 कार्बन एटम भी। और इसका क्या करना है, एम निकालने के लिए इसका 1/12 करना है। यस और नो? तो अगर मैं यहां से देखूं, देखिए 1 AMU इज इक्वल टू
क्या लिखवाया था 1/12 मास ऑफ C612 कितना है 12/6.023 10 की पावर 23 सही है। 12 से 12 काट दीजिएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 AMU 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 10 की पावर -27 क्या लिखूं किलोग्राम में। दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 AMU हो जाएगा। और इसी में हम लोगों ने एक रिलेशन किया था भाई, याद है हमने रिलेशन किया था कि 1 AMU इज इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और मैंने आपको ये बताया था यहाँ पे कि ये जो है ये मास है और ये एनर्जी है, दोनों अलग फिजिकल क्वांटिटी हैं, इक्वल नहीं कर सकते इनको। लेकिन इसका मीनिंग क्या था कि इस मास को इतना एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। आपको पता है कि मास एनर्जी रिलेशन क्या होता था, मास एनर्जी रिलेशन इज इक्वल टू mc²। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग वी कैन कन्वर्ट मास इनटू एनर्जी और एनर्जी इनटू मास। ठीक है, ये बता रहा है आपको इतने मास को हम इतना एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बराबर नहीं है अभी, दे आर नॉट इक्वल्स। ये मास है, ये क्या है एनर्जी है। हो जाएगा, बराबर नहीं हो सकते, ये कर लोगे। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक अभी हमारा न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, राइट कीजिए एक बार। क्या होता है, देखिए दोबारा देखो जिन बच्चों का नहीं हुआ था। किसी भी न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास न्यूक्लियॉन्स होते हैं भाई, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हम कंसीडर करते हैं इसको, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बाउंड करने के लिए जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है वो क्या है आपकी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। समझ में आ रहा है? या ऐसे उल्टा बोल सकते हैं, न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो भी क्या है हमारी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, लिखो एक बार, द एनर्जी required to bound the nucleons, the energy required to bound the nucleons is called nuclear binding energy, is called nuclear binding energy। या उल्टा बोल सकते हैं, the energy required to break the nucleus is called न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। हमने क्या देखा था कि जो मास ऑफ प्रोटॉन्स और मास ऑफ न्यूट्रॉन्स को ऐड करते हैं तो ये हमेशा मास ऑफ न्यूक्लियस से ज़्यादा मिल रहा था भाई। ठीक है ना, ये हमने ऑब्जर्व किया था इसको कि इंडिविजुअल का मास नेट के मास से क्या था ज़्यादा था, यानी इनके बीच में मास में कुछ डिफरेंस था भाई। उस डिफरेंस को नाम दिया गया था यहाँ पे मास डिफेक्ट भी। ठीक है, इसको करने से पहले हम क्या करते हैं, कुछ वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे। mn क्या है, या mp ये क्या था, मास ऑफ प्रोटॉन। mn स्मॉल n मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, और mn ये है मास ऑफ न्यूक्लियस भी, न्यूक्लियस। तो क्या ऑब्जर्वेशन आई भाई, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन मास ऑफ न्यूक्लियस। तो हमारे पास मान लेते कोई एटम है, लेट वी हैव ए एटम। कौन सा एटम था, कोई भी एटम Za। हम किसी एटम को ऐसे लिखाते हैं, Z इज एटॉमिक नंबर, A इज द मास नंबर। तो मास डिफेक्ट किसको बोला गया, मास डिफेक्ट इसको डेल m से लिखा गया। किसको बोला गया कि मास ऑफ प्रोटॉन, कितना मास ऑफ प्रोटॉन्स को mp, एक प्रोटॉन का मास कितना है mp, और कितने प्रोटॉन्स हैं इसके अंदर Zmp, इट इज टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, एक का मास mn है और कितने न्यूट्रॉन्स हैं a माइनस z mn माइनस mn मास ऑफ न्यूक्लियस भी। यानी नेट का मास
सॉरी, इंडिविजुअल का मास नेट से क्या था, ज़्यादा था। कितना ज़्यादा था, इतना। कर लोगे? तो यहां से मास एनर्जी रिलेशन क्या बोलता है, मास एनर्जी रिलेशन, तो एनर्जी को कन्वर्ट किया जा सकता है मास के अंदर और मास को कन्वर्ट किया जा सकता है एनर्जी के अंदर भी। ठीक है, तो इस एनर्जी को नाम दिया गया यहाँ पे, इट इज अ बाइंडिंग एनर्जी, यानी जो मास का जो डिफरेंस आया है वही मास कन्वर्ट हुआ न्यूक्लियॉन्स को बाउंड करने के लिए भी। कर लोगे? तो यहां तक कितना था, मास कितना यूज किया गया बाउंड करने के लिए, डेल एम इंटू सी स्क्वेयर। इस डिफरेंस को नाम दिया गया, मास के डिफरेंस को मास डिफेक्ट बोलते हैं। पुटिंग द वैल्यू बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू, कितना आंसर आएगा भाई, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम एन इंटू सी स्क्वेयर। अगर आपका क्वेश्चन करता है 3 नंबर के लिए तो यहां तक आपको निकालना है भी ये। ठीक है, इट इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियस। एनी प्रॉब्लम भी? अगर ये 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बनाते हैं इसको हम लोग, तो हम इंडिविजुअल यूज करते हैं, किसी एटम के साथ इसको रिलेट करते हैं, कोई भी एटम हो सकता है वो। देखो कैसे हो, एनर्जी ऑफ एटम, एटम कौन सा यूज कर रहे थे, एक्स जेड ए, कोई भी एटम था ये। ठीक है, तो कैसे लिखोगे आप कि एटम का मास जो है, टोटल मास, वो छोटा होगा किससे, इंडिविजुअल से, इलेक्ट्रॉन के मास से और न्यूक्लियस के मास से। यानी बोल सकता हूं, इसमें मान लेते हैं हम लोग एम ई क्या है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं टोटल मिला के, जेड एम ई, टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूक्लियस, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन, सकता हूं, मास ऑफ एटम कौन सा यूज कर रहे हैं, एक्स जेड, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन मास ऑफ एटम। इनको बराबर करना हो तो भाई कैसे करेंगे, मास ऑफ एटम इज इक्वल टू जेड एम ई प्लस एम एन। कितना डिफरेंस था, कुछ तो डिफरेंस था ना, ये ज्यादा था, इसमें से कम कर दें उस डिफरेंस को, डेल एम को, डेल एम मास ऑफ एटम लिख दूं, मास डिफेक्ट ऑफ एटम, यस और नो। तो एम एक्स जेड ए इज इक्वल टू जेड एम ई प्लस एम एन। इसको लिख सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एटम बाई सी स्क्वेयर, इस फॉर्मूले के हिसाब से डेल एम निकालना है बाई सी स्क्वेयर, यस और नो। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एटम छोटी होती है एज कंपेयर टू न्यूक्लियस, बाई सी स्क्वेयर किया गया है तो और छोटी होगी, सही है। इसको मैं लिख सकता हूं, मास ऑफ एटम जेड ए एक्स जेड ए इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जेड एम ई प्लस मास ऑफ न्यूक्लियस भी, मास ऑफ न्यूक्लियस। अगर ये काम किसके लिए करें हम लोग, हाइड्रोजन एटम के लिए करते हैं, क्योंकि सिंपलेस्ट एटम वही होता है हमारा, फॉर हाइड्रोजन एटम भी। तो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या क्या है इसके अंदर, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक ही है, मास ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन तो है, तो मास ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कर लोगे? अब इस इक्वेशन को यूज करते हैं, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, इस इक्वेशन के अंदर हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को सेपरेट कर लेते हैं। इक्वेशन क्या था, ए माइनस जेड एम एन माइनस एम एन, इसमें जेड एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं और माइनस जेड एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू जेड एम पी
और ZME दिख रहा है, इसमें Z कॉमन निकाल लूँ, MP प्लस ME हो जाएगा, प्लस A माइनस Z MN, सही है, A माइनस Z MN, इसमें से और इसमें से माइनस कॉमन निकाल लो तो कितना आएगा, माइनस ZME कॉमन निकाल लेते हैं, प्लस MN इंटू C स्क्वायर, सही है। अब देखिए अभी ये क्या था, ये मास ऑफ हाइड्रोजन एटम है, अभी हमें निकाला हुआ है, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू Z इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसको MS ले लूं, इसको MH ले लेते हैं, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, सही है, प्लस A माइनस Z MN, स्मॉल n था, स्मॉल n ये वाला, और ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ न्यूक्लियस भी, कौन सा स्मॉल n आएगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन सब है, मास ऑफ न्यूट्रॉन सही है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ न्यूक्लियस, ये मास ऑफ एटम है। कौन सा एटम यूज कर रहे हैं, हाइड्रोजन नहीं है, जिसको भी निकालना है, ठीक है। पहले हम लोगों ने क्या किया था कुछ याद है, इसको मैं बाइंडिंग एनर्जी ग्राफ या बाइंडिंग एनर्जी कर्व, ठीक है। ये ग्राफ बनेगा भाई किसके बीच का, बाइंडिंग एनर्जी के बीच का और मास नंबर के बीच का भी। यहां पे होगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स, हर एक के साथ कितना एनर्जी रखेंगे भाई, पर न्यूक्लियॉन्स, ओके यहां पे, और यहां पे आएगा मास नंबर भी, मास नंबर। हाइड्रोजन ये क्या था, हीलियम, लिथियम, कार्बन, नाइट्रोजन, यहाँ पे आयरन, यहाँ पे यूरेनियम 237, यही था। बीच में भी आएंगे बहुत से एलिमेंट हमारे पास, ठीक है ना, सभी का हम बना नहीं सकते यहाँ पे। देखिए भाई ग्राफ क्या है, ग्राफ्स में कुछ पीक्स दिखाई दे रहे हैं, ग्राफ्स में एक चोटी दिखाई दे रही है ऊपर से हाईएस्ट पीक, उसके बाद ग्राफ डाउन जा रहा है। ये ग्राफ बनाया गया, हर एटम के साथ बाइंडिंग एनर्जी निकाली गई, कर लोगे। अब इस ग्राफ में क्या क्या देखिए, आपको दिखाई दे रहा है अभी आपको, हाइड्रोजन की एनर्जी कम है, दिख रहा है ग्राफ से, यस और नो, और उसके बाद एनर्जी कम होती चली जा रही है अभी एटम के बाद, और यानी मैं बोल सकता हूं एनर्जी ऑफ लोएस्ट मास नंबर इज लो एंड एनर्जी ऑफ हाईएस्ट मास नंबर इज आल्सो लो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, हाईएस्ट किसका है, आयरन का, कर लोगे। यानी लोएस्ट की मास एनर्जी भी कम थी, लोएस्ट मास नंबर वालों की भी, और हाईएस्ट मास नंबर वालों की एनर्जी भी क्या थी, कम थी। हाईएस्ट किसका था, आयरन का। फिर ग्राफ्स में कुछ पिक्स दिखाई दे रहे हैं बीच में, दिख रहे हैं ना, ये पिक्स दिखाते हैं कि कुछ एटम अपने ग्रुप से एक्स्ट्रा स्टेबल थे भी। आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एक्सेप्शनल बिहेवियर पढ़े होंगे, डायगोनल रिलेशनशिप पढ़ी होंगी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। हर ग्रुप के अंदर कुछ एलिमेंट ऐसे मिल रहे थे जिनका कुछ अलग बिहेवियर था भाई। कुछ जो एटम थे अपने ग्रुप से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को शो कर रहे थे भी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पे देखो भाई दो चीजें दिख रही हैं मेरे को, हाइड्रोजन और जो हाइयर वाले हैं और भी हैं इसके बाद, उनका एनर्जी क्या है, कम है। तो किसको तोड़ना आसान था भाई, जिसकी एनर्जी क्या थी, कम थी। प्रॉब्लम क्या, दो हैं, ये भी है इसकी भी है। अब आसान किसमें है इन दोनों में से, बड़े को तोड़ना आसान होता है। क्यों, आपको पता होगा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी या सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद न्यूक्लियस की पकड़ बढ़ जाती है एटम के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, तो सेकेंड को निकालना मुश्किल हो जाता है। इसके पास तो एक ही है, यस और नो, समझ में आ रहा है। इसके पास बड़े को तोड़ना आसान है भाई और छोटों को जोड़ना आसान है भाई। समझ में आया कि नहीं आया।
तो एक न्यूक्लियर रिएक्शन अपने पढ़ी होगी कि एटम को तोड़ना है, इट इज न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस भी। किनकी होती है? जिनका साइज बड़ा होता है, एनर्जी कम होती है। किनको जोड़ना आसान है? न्यूक्लियर फ्यूजन, जिनकी एनर्जी कम है और साइज क्या है? छोटा है। तो फ्यूजन में क्या यूज करते हैं हम लोग? हाइड्रोजन यूज करते हैं, और फ्यूजन में यूरेनियम और जो हमारे आगे हैं उनको यूज करते हैं। समझ में आया? आयरन की एनर्जी क्या होती है? हाईएस्ट होती है। कुछ पीक्स दिखाई दे रहे हैं, सेव करता है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को भी। इसके इन पर्टिकुलर ग्रुप्स के अंदर की स्टेबिलिटी क्या है? एक्स्ट्रा है। कर लोगे? बस ये था आपका बाइंडिंग एनर्जी करोगे। लिखिए इसमें पॉइंट, पहला पॉइंट डालिए। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ स्मॉल मास नंबर, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ, ऐसे लिखिए, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एटम्स ऑफ स्मॉल मास नंबर, ऑफ स्मॉल मास नंबर एंड larger mass number and larger mass number is small, is small। किसका एनर्जी कम है? स्मॉल मास नंबर वालों का और लार्ज मास नंबर वालों का। समझ में आया? कर लोगे? आगे लिखिए सेकंड पॉइंट, आयरन हैविंग द highest binding energy, iron having the highest binding energy। बाइंडिंग एनर्जी किसकी ज़्यादा है? आयरन की ज़्यादा है। तो मोस्ट स्टेबल एटम किसको मानते हैं हम लोग? आयरन को मानते हैं। समझ में आया? कर लोगे? सम इन ग्राफ, लिखिए थर्ड पॉइंट डालिए होगा, इन ग्राफ देयर आर सम पीक्स, इन ग्राफ देयर आर some peaks which show the extra stability, which show the extra stability of atoms, which show the extra stability of atom in their particular groups भी, इन देयर पर्टिकुलर ग्रुप्स। हर एक ग्रुप में कुछ एटम ऐसे मिल रहे थे जो कुछ एक्स्ट्रा दिखा रहे थे अपने आप को भी। उसको केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? एक्सेप्शनल बिहेवियर बोलते हैं। समझ में आया? कर लोगे? ये था आपका टॉपिक, व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी ग्राफ या बाइंडिंग एनर्जी कराओ। फिर एक पॉइंट बनता है, इस ग्राफ का यूज कहाँ पे है भाई? लिखिए यूज ऑफ, आगे लिखिए इसका यूज भी, यूज ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कराओ, यूज ऑफ बाइंडिंग एनर्जी करो का यूज कहाँ पे है? देखो अभी ग्राफ से क्या क्या दिख रहा है हमको? इस ग्राफ से पूरी पिक्चर हमको होगी क्लियर भी। क्या क्लियर होगी? कि किसको तोड़ना आसान है, किसको जोड़ना आसान है, और किन को तोड़ नहीं सकते हम लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सारा फार्मूले के बेसिस के ऊपर हमने ग्राफ तैयार किया, और ग्राफ में क्या पता चला? कि लोवेस्ट मास नंबर वालों को जोड़ना आसान है। समझ में आया? और हाईएस्ट मास नंबर वालों को तोड़ना आसान है। यहाँ से दो टॉपिक बन के आ रहे थे, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन से। समझ में आया? तो पहला पॉइंट डालिएगा, फर्स्ट पॉइंट यूज का पहला पॉइंट डालिए, फ्रॉम द ग्राफ, पहला पॉइंट लिखिए, फ्रॉम द ग्राफ इट इज इजी, from the graph it is easy to break, it is easy to break atom of higher mass number, it is easy to break atom of higher mass number, okay? This reaction is called, क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। तोड़ना किस में आता है? फिजन रिएक्शंस में आता है। हाईवी को तोड़ के स्मॉल में कन्वर्ट करना भी। कर लोगे? सेकंड पॉइंट डालिए, इट इज इजी टू
it is easy to join the atom of low mass number. It is easy to join the atom of low mass number. This is called nuclear fusion reaction. This is called nuclear fusion reaction. आगे पढ़ेंगे पूरा इनके बारे में, कंप्लीट क्या रहेगा. दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन. एक चीज याद रखिएगा भाई, दोनों ही प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है. ठीक है, लिख लीजिए, एनर्जी इज रिलीज इन बोथ प्रोसेस. भी एनर्जी इज रिलीज इन बोथ प्रोसेस. कर लोगे?